साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है डेली न्यूज डिस्कशन के तहत 9 अप्रैल 2024 के जनसत्ता न्यूज़पेपर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और इस न्यूज़पेपर के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चाहे वो करंट अफेयर के दृष्टिकोण से या जीएस या मैपिंग के दृष्टिकोण से, जो आपके आगामी प्री और मेन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसमें पहले पेज पे दिया गया है, केंद्र और राज्य के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। ये आपका जो कहा गया है, ये कथन ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में सूखा प्रबंधन के लिए राज्य को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष एनडीआरएफ से वित्तीय सहायता जारी करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसी के सेंस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्योंकि याचिका में यह भी घोषित करने का अनुरोध किया गया था कि उसे सूखा घोषित किया जाए। एनडीआरएफ के तहत सूखे की व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता जारी नहीं करने का केंद्र का कदम संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत राज्य के लोगों के लिए गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का प्रथम दृष्टा उल्लंघन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष एनडीआरएफ के बारे में जानना। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। देखिए, संघ और राज्य संविधान की अनुसूची 7, कौन सी अनुसूची 7, जिसमें 3 जो है विषय है आपका संघ के संबंध में, मतलब संघ हो गया, राज्य हो गया और आपका समवर्ती सूची होगी, 3 सूचियां दी गई है। तो अनुसूची 7 में निर्दिष्ट मामलों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है केंद्र और राज्य। इसके अतिरिक्त देखिए, कुछ अन्य प्रावधानों की बात करें तो संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई। केंद्र और राज्य के मध्य में 3 प्रकार के संबंध है, विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है और वित्तीय संबंध है। ठीक है, तो जो विधायी संबंध है वो आपका भाग 11 में है। भाग 11 में 245 से 255 तक है। वही संविधान के अनुच्छेद भाग 11 के तहत ही अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। और जो वित्तीय संबंधों की चर्चा है वो संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से लेकर के 293 तक केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इतनी चीजें आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, पेज नंबर 3 पर जो है, चूंकि ये राजधानी दिल्ली का संस्करण इसलिए दिल्ली की न्यूज दी गई है, पर जो लखनऊ का संस्करण है, लखनऊ के संस्करण में एक न्यूज है जो आपको पता होना चाहिए। शाकंभरी देवी का नवरात्र मेला शुरू हो गया है। तो हमें मालूम क्या होना चाहिए कि शाकंभरी देवी का मेला कहां पर लगता है, यह महत्वपूर्ण है। तो देखिए, उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, कहां पर? सहारनपुर में, सहारन कई बार मैच करने के लिए आता है। सहारनपुर में शाकंभरी देवी का जो मेला है वो हर वर्ष चैत्र नवरात्र में लगता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, मां शाकंभरी देवी का उल्लेख जो है मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, दुर्गा सप्तशती और कनकधारा स्रोत में मिलता है। तो यहां पर ये चीजें याद रखिएगा। और पेज नंबर 4 पे भी जो आपका लखनऊ संस्करण उस पर दिया गया है कि हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के उत्तराधिकारी का ऐलान। देखिए, सूफी संत हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के उत्तराधिकारी का ऐलान पीरजादा रईस मियां चिश्ती ने किया है। उन्होंने अपने बड़े बेटे पीरजादा असरत फरीदी को 17वें उत्तराधिकारी के रूप में उसकी दस्तारबंदी की है। ठीक है, देखिए यहां पे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है कि सूफी संत हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है कहां पे? तो ये फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में आता है, यहां पर है। इतनी चीज आप यहां पर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम लोग संपादकीय वाले पेज पे देखें तो संपादकीय वाले पेज पे जो एक कोटेशन है वो काफी अच्छा कोटेशन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो टेरी का कोटेशन है। क्या कहा गया है? स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी के आश्रय पर जीवित नहीं रहते हैं, वे सहारा अवश्य मांगते हैं पर अपमानित कभी नहीं होना चाहते, यही उनकी विशेषता है। और यहाँ पर जो एक संपादकीय में जो लेख दिया गया है वो तंत्रिका तंत्र की सेहत से जुड़ी चुनौतियां, जैसे जो दौरे पड़ते हैं, जैसे मिर्गी ग्रस्त जो रोगी होते हैं, उनके संबंध में यहाँ पर चीजें की गई है। तो स्वास्थ्य संबंधित आर्टिकल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर समसामयिकी समेत कुछ है। जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ था कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में उसके ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर इजरायल के कथित हमला किया, जिसमें ईरान के कई कमांडर जो है मारे गए। तो इसका आरोप जो है ईरान और सीरिया ने जो है वो इजरायल पे लगाया है। तो इसी के संबंध में ये आर्टिकल है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हमारे लिए महत्वपूर्ण ये लाइन है जिसमें बताया गया कि साल 1979
1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति ने पश्चिम को चुनौती देने वाले नेतृत्व को सत्ता में आने का मौका दिया। ठीक है, क्योंकि ईरान जो है वो इजराइल के वजूद को या अस्तित्व को नहीं मानता है। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए, महत्वपूर्ण क्या ये पूछा जाए आपसे प्रश्न कि ईरान की इस्लामिक क्रांति कब हुई, तो 1979। आपको ये सन याद रखना है बस। अब आगे चलते हैं, अगला है मालदीव के संबंध में। देखिए, चूंकि हमने देखा है कि भारत और मालदीव के रिश्ते इस समय थोड़े से कड़वाहट भरे हैं, दोनों के बीच में विवाद चल रहा है, और चूंकि वह एक द्वीपीय देश है और उसके पास सारे संसाधन जैसे कि बहुत सारी चीजें वो नहीं उनके पास होते हैं, खुद का उत्पादन नहीं है, जैसे कह सकते हैं कि खाद्यान्न का उत्पादन उनके के नहीं है, तो उसकी पूर्ति जो है भारत के द्वारा की जाती है। तो एक इसी के संबंध में है कि विवाद के बावजूद मालदीव को जरूरी सामान जो है भारत भेजता रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल हमें पता होगा, इससे पता चलेगा कि हम भारत के द्वारा अपने पड़ोसी देशों या जो मालदीव है इसको किस प्रकार से सहायता की जाती है। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन वाले जो प्रश्न आपके होंगे वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, भारत विवाद के बावजूद मालदीव को जरूरी सामान, भारत जो है विवाद के बावजूद मालदीव को जरूरी सामान भेजता रहेगा। मालदीव में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त ने बताया कि मालदीव सरकार की अपील पर भारत 2024-25 के लिए उसे जरूरी सामान देता रहेगा। सामान की जो मात्रा तय की गई है वह 1981 के बाद सबसे ज्यादा होगी। भारत सरकार ने देश में चावल, चीनी और प्याज जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम काबू में रखने के लिए इसके निर्यात पर फिलहाल क्या लगा रखी है, भारत में रोक लगा रखी हुई है। ठीक है, लेकिन अब सरकार ने घोषणा की है कि प्रतिबंधों के बावजूद मालदीव में इन वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी। उच्चायुक्त के मुताबिक निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली नदी की रेत और पत्थरों का 10-10 लाख मीट्रिक टन निर्यात किया जाएगा। इसमें 25% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अंडे, आलू, आटा और दाल के कोटे को भी 5% बढ़ाया गया है। भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि यह कदम भारत के पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने वाली नीति पड़ोसी पहले के तहत, नेबरहुड फर्स्ट के तहत उठाए गए हैं। भारत हमेशा से मालदीव में लोगों से जुड़े विकास को बढ़ावा देता रहा है। पिछले साल था 2023 में भी भारत ने चावल, चीनी और प्याज के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद मालदीव को इनकी आपूर्ति जारी रखी थी। भारत सरकार ने यह घोषणा ऐसे समय की है जब पिछले कुछ महीनों में मालदीव के साथ रिश्ते चुनौतीपूर्ण रहे हैं। पड़ोसी देश में मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति बनने के बाद से इंडिया आउट की नीति अपनाई है। इसके तहत वहां मौजूद 88 भारतीय सैनिकों को हटाने का फैसला किया गया है। अब यहां पर एक आर्टिकल जो है चुनाव आयोग पर है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पारदर्शिता पर उठ रहे सवाल। इस आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे तो यहां पर हमें 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट फैक्ट पता चलेंगे जो आपके पीटी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए, जैसे कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गई है। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में इसकी अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि करीब 2 दशक से हर संसदीय और विधानसभा चुनाव में इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। ईवीएम को आशंकाओं, आलोचनाओं और आरोपों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में ईवीएम बहुत अहम भूमिका निभाती है। हाल ही में चुनाव के बाद ईवीएम पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए। ऐसा तब है जब कई देश भारत द्वारा तैयार किए गए ईवीएम से अपने यहाँ चुनाव करवा रहे हैं या चुनाव करवाने में दिलचस्पी जाहिर की है। देखिए, विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाए। विपक्षी दलों ने ईवीएम की सत्यता पर प्रश्न उठाया है। कांग्रेस समेत कई दलों का आरोप है कि कई बड़े देशों में ईवीएम पर प्रतिबंध है क्योंकि इसकी सुरक्षा और सत्यता पर कई देशों ने सवाल उठाया है। यही कारण है कि साल 2006 में ईवीएम का इस्तेमाल करने वाले सबसे पुराने देशों में शामिल नीदरलैंड ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं साल 2009 में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को असंवैधानिक बताते हुए और पारदर्शिता को संवैधानिक अधिकार बताते हुए ईवीएम पर रोक लगा दी। नतीजों को बदलने जाने की आशंका को लेकर के नीदरलैंड और इटली ने भी ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं इंग्लैंड और फ्रांस में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ, अभी तक कभी नहीं हुआ। ठीक है, अमेरिका जैसे देश के कई राज्यों में ईवीएम पर रोक है। अब प्रश्न उठता है कि वीवीपैट क्या है। जब ईवीएम का नाम आएगा साथ ही साथ वीवीपैट का भी नाम आता है। विपक्षी दल वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती की जाने की मांग करें। वर्तमान में 10% पर्चियों की ही गिनती की जाती है। उनका कहना है कि इसके जरिए यह पता चल सकेगा कि मशीन सही है या नहीं। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, कहा जाता है। आम बोलचाल में इसे वीवीपैट भी कहा जाता है। यह ईवीएम से जोड़ी गई एक ऐसी प्रणाली है जिससे मतदाता यह देख सकते हैं कि उनका वोट
सही उम्मीदवार को पड़ा है या नहीं। ईवीएम की बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबते ही बगल में रखी वीवीपैट मशीन में उम्मीदवार के नाम, क्रम और चुनाव चिन्ह वाली एक पर्ची छपती है और 7 सेकंड के लिए वह वीवीपैट मशीन में छोटे से पारदर्शी हिस्से में नजर आती है। पहले ये जो टाइम था वो 20 सेकंड का था, अब इसे घटा करके 7 सेकंड कर दिया गया है और फिर सीलबंद बक्से में गिर जाती है। मतपत्रों की तुलना में सटीक नतीजे। ईवीएम में गड़बड़ी या इसके जरिए धांधली से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने समय समय पर कई कोशिशें भी की हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम बहुत ही उपयोगी है और यह पेपर बैलेट यानी मतपत्रों की तुलना में सटीक भी होती है, क्योंकि इसमें मतपत्रों की तुलना में सटीक भी होती है, क्योंकि इसमें गलत या अस्पष्ट वोट डालने की संभावना खत्म हो जाती है। इससे मतदाताओं को वोट देने में आसानी होती है और चुनाव आयोग को गिनने में भी। पहले सही जगह मुहर न लगने के कारण मत खारिज हो जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। यदि इसके बारे में बात करें कि पहली बार इसका इस्तेमाल कब हुआ, पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल साल 1982 में, भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम लोग, 1982 में हुआ था। केरल विधानसभा की पारूर सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान ईवीएम इस्तेमाल की गई, लेकिन इस मशीन के इस्तेमाल को लेकर कोई कानून न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को खारिज कर दिया था। ठीक है, तो पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल भारत में कब हुआ? 1982 में केरल के विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में। ठीक है, इसके बाद साल 1989 में संसद ने लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन किया और चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल का प्रावधान किया। इसके बाद भी इसके इस्तेमाल को लेकर आम सहमति साल 1998 में बनी और मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों में हुए चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ। बाद में साल 1999 में 45 सीटों पर हुए चुनाव में भी ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। फरवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 45 सीटों पर ईवीएम इस्तेमाल की गई। मई 2001 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव में सभी सीट पर मतदान के लिए ईवीएम इस्तेमाल हुई। 2004 के आम चुनाव में सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में मतदान के लिए 10 लाख से ज्यादा ईवीएम इस्तेमाल की गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त ईवीएम ने जो प्रक्रिया बदली हो, क्या बदली है? ईवीएम के आने से मतदान प्रक्रिया तेज और आसान हो गई है। पहले मतपत्रों की गिनती में कई दिन लगा करते थे, इसलिए चुनाव परिणाम भी देरी से आते थे। अब ईवीएम मशीन के जरिए मतों की गिनती बहुत तेजी से होती है और 5 से 6 घंटे में परिणाम आ जाते हैं। ठीक है, ये मशीनें बनती कहाँ हैं? तो भारत में ईवीएम को आकार देने का श्रेय सरकारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 2 कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जाता है। इन्हीं कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को विकसित किया और इनका परीक्षण किया। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार कब प्रारंभ किया गया ईवीएम? 1982 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो है आपका वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक जजमेंट है। इस जजमेंट को हमें पढ़ना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू शादियों के लिए कन्यादान जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा कि केवल सप्तपदी ही हिंदू विवाह का एक आवश्यक समारोह है और हिंदू विवाह अधिनियम में शादी के लिए कन्यादान का प्रावधान नहीं है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने गत 22 मार्च को आशुतोष यादव द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 इस प्रकार है। हिंदू विवाह के लिए समारोह, पहला, एक हिंदू विवाह किसी भी पक्ष के प्रथागत संस्कारों समारोहों के अनुसार मनाया जा सकता है। दूसरा, ऐसे संस्कारों समारोह में सप्तपदी यानी दुल्हा और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के समझ जो संयुक्त रूप से 7 फेरे लिए जाते हैं वही सप्तपदी होती है, शामिल है। 7वां फेरे लेने पर ही विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह हिंदू विवाह अधिनियम केवल सप्तपदी को ही हिंदू विवाह के लिए आवश्यक समारोह के रूप में मान्यता प्रदान करता है। मतलब यदि विवाह में सप्तपदी नहीं हुई है हिंदू विवाह में तो उसे विवाह नहीं माना जाता है। तो देखिए, वह हिंदू विवाह के अनुष्ठान के लिए कन्यादान को आवश्यक नहीं बताता है जो अधिनियम है। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। एक सेकंड, यहां पर एक शब्द है ब्लैक स्वान। ये ब्लैक स्वान क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ था कि सोमवार को अर्थात 8 अप्रैल को जो है प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अर्थात सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में दिल्ली में पहले त्रिसैन्य स्तरीय परिवर्तन सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो त्रिसैन्य स्तरीय परिवर्तन, इसी के संदर्भ में देखिए, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने हुए चुनौतीपूर्ण हालात के बीच कहा कि सेना को ब्लैक स्वान घटनाओं के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि ब्लैक स्वान में क्या होता है, देखते हैं भी। यह जानकारी सेना प्रमुख ने वेलिंगटन में रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में दी। सेना प्रमुख ने तकनीक के सशस्त्रीकरण का जिक्र करते हुए कहा कि इसका कई क्षेत्रों में विस्तार हुआ है। इसमें सूचना और आपूर्ति श्रृंखला भी शामिल है। ब्लैक स्वान
एक परिणामी घटना जिसकी भविष्यवाणी करना असंभव होता है उसे क्या कहते हैं? ब्लैक स्वान घटना कहते हैं। तो ऐसे जिसकी भविष्यवाणी नहीं की, ऐसी घटनाओं के लिए भी जो है फोर्सेस को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे यहां पर देखिए, थोड़ा सा हम लोग आईएमडी भारत मौसम विज्ञान विभाग के संबंध में बात करते हैं। चूंकि जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है, ये मौसम चेतावनी प्रणाली विकसित करने में अपने पड़ोसी देशों की मदद कर रहा है। देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ ही मॉरिशस को भारत समय पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप आईआर वाले, या जो आप कह सकते हैं कि जो आपदा प्रबंधन वाला, उन क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन तथ्यों का। ठीक है, तो विकसित करने में मदद कर रहा है ताकि वह मौसम संबंधी प्रतिकूल घटनाओं के कारण जान माल के नुकसान को कम कर सके। आईएमडी के महानिदेशक महापात्र ने कहा कि भारत मौसम संबंधी प्रतिकूल घटनाओं के प्रभाव से बचाव के प्रयासों में नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस, ये जो 5 देशों के लिए बड़ा भाई और एक सलाहकार की भूमिका निभाएगा। नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस। भारत के प्रयास संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 में घोषित सभी के लिए समय पूर्व चेतावनी का हिस्सा है। सभी के लिए समय पूर्व चेतावनी का हिस्सा है, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि 2027 के अंत तक पूर्व चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से सबको खतरनाक मौसम, पानी या जलवायु संबंधी घटनाओं से सुरक्षित किया जा सके। महापात्र ने कहा कि भारत समय पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की पहल के प्रथम चरण के तहत दुनिया भर में चिन्हित किए गए 30 देशों में से 5 की मदद कर रहा है। 30 देश चिन्हित किए गए, जिसमें से 5 की मदद भारत कर रहा है। ये 5 देश कौन से? नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस। आईएमडी प्रमुख ने कहा कि 50% देशों के पास समय पूर्व चेतावनी प्रणाली नहीं है। गरीब देशों, अल्पविकसित देशों और छोटे द्वीप देशों, उदाहरण के लिए मालदीव और सेशल्स के पास मौसम संबंधी चरम घटनाओं के बारे में समय पूर्व चेतावनी देने की क्षमता नहीं है। इस वजह से आपदाओं के कारण लोगों की मौत हो रही है और संपत्ति को भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन देशों को अपने मौसम संबंधी पर्यवेक्षण को बढ़ाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता की जरूरत है। महापात्र के मुताबिक सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और भारत जैसे देशों ने तकनीकी सहायता प्रदान करने का वादा किया है। आईएमडी प्रमुख महापात्र ने कहा कि हम इन 5 देशों, कौन कौन से 5 देश? नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस, इन 5 देशों को मौसम संबंधी वेधशालाएं स्थापित करने में मदद करेंगे तथा उन्हें हमारे संख्यात्मक मॉडल तक पहुंच की अनुमति देंगे। महापात्र ने कहा कि आईएमडी पूर्वानुमान और चेतावनी से जुड़ी जानकारी मुहैया करेगा और संबंधित देशों के संचार मंत्रालयों को डेटा आदान प्रदान और चेतावनी की सूचना देने के लिए एक प्रणाली विकसित करने में मदद के वास्ते इसमें शामिल किया गया है। यहां पर हम थोड़ा सा मोजाम्बिक के बारे में देखते हैं। देखिए, मोजाम्बिक जिसकी राजधानी हरारे है, मोजाम्बिक के उत्तरी तट पर रविवार को अर्थात आपका 7 अप्रैल को एक अस्थायी नौका पलट जाने से उसमें सवार बच्चों समेत 90 से अधिक लोगों की मौत हो गई। ठीक है, इस वजह से मोजाम्बिक हमारे लिए क्या हो जाता है? मैपिंग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, रपट में या रिपोर्ट में कहा गया कि नौका जो है देश के उत्तर में स्थित नाम पुल्ला प्रांत के लुंगा से मोजाम्बिक दिख जा रही थी, तब भी वह पलट गई। चूंकि रिपोर्ट के अनुसार ये जो यात्री थे वो हैजा के संक्रमण से बचने के लिए लुंगा से मोजाम्बिक द्वीप जाने की कोशिश कर रहे थे और ज्यादा लोग उसमें मतलब चढ़ गए थे, इस वजह से ये आपका दुर्घटना होती है। तो हमारे लिए मोजाम्बिक को मैपिंग के दृष्टिकोण से देखना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त देखिए यूक्रेन और रशिया के बारे में। देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ कि यूक्रेन के मतलब दक्षिणी यूक्रेन में स्थित एक जो है आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसका नाम है जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये यूक्रेन का रहा है, परंतु इसका जो यूक्रेन का आपका दक्षिणी यूक्रेन वाला हिस्सा है उस पर वर्तमान में रशिया का हिस्सा है, अधिकार है रशिया का। तो 2 साल से इस परमाणु संयंत्र पर जो है कंट्रोल किसका है? जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर कंट्रोल किसका है? रशिया का। तो रशिया ने कहा कि यूक्रेन ने ड्रोन के माध्यम से इस पर अटैक किया है। तो ध्यान रखिएगा, इस परमाणु संयंत्र का नाम याद रखिएगा, जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये कहां पर है? यूक्रेन के जो दक्षिणी यूक्रेन है वहां पर यह स्थित है। तो हमारे लिए यूक्रेन को भी एक बार मैप पे देखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसने भी इस बात की पुष्टि की कि 6 में से जो इसके 6 रिएक्टर है उसके 6 में से एक रिएक्टर पर ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। दूसरा म्यांमार के संबंध में है। देखिए, म्यांमार में क्या हुआ? चूंकि म्यांमार में जो है 2021 से ही एक प्रकार से गृह युद्ध चल रहा है। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है।
म्यांमार के करेन जातीय अल्पसंख्यक गुरिल्ला लड़ाकों ने, तो करेन जातीय अल्पसंख्यक कहाँ के हैं? आपके म्यांमार में है। लड़ाकों ने जो है 8 अप्रैल को दावा किया कि वे थाईलैंड की सीमा के पास स्थित एक प्रमुख व्यापारिक शहर पर कब्जा करने के करीब हैं। उन्होंने कहा कि सैन्य सरकार के प्रति वफादार सैनिक और लोकसेवक अपने पदों को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो इनका संगठन है करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी, केएनयू या करेन नेशनल यूनियन की जो सशस्त्र शाखा करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी है, ये मेवाड़ी शहर पर कब्जा करने के करीब है, क्योंकि गुरिल्लाओं ने शहर के बाहरी इलाकों में रणनीतिक सेना चौकियों को घेर लिया है। ये जो कायन राज्य है, कायन राज्य का शहर मेवाड़ी थाईलैंड के साथ सर्वाधिक सक्रिय व्यापार केंद्र है। तो ध्यान रखिएगा, जो कायन राज्य है ये थाईलैंड और म्यांमार की सीमा पर है, ठीक है। और इसका गुरिल्लाओं के हाथों में जाना गत अक्टूबर अर्थात अक्टूबर 2023 में सेना को मिल रही हार की नवीनतम कड़ी होगा। अक्टूबर 2023 में तीन जाति विद्रोही समूहों ने देश के पूर्वोत्तर में सेना के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू किया था। 5 महीने से अधिक समय में सेना को कई जगह से खदेड़ दिया गया। म्यांमार में राष्ट्रव्यापी संघर्ष फरवरी 2021 में सेना द्वारा आंग सान सू की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किए जाने और लोकतांत्रिक शासन की वापसी की मांग करने वाले अहिंसक आंदोलन को दबाए जाने के बाद शुरू हुआ, ठीक है। इतनी कहानी आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप जब म्यांमार के संबंध में कुछ चीजें लिखें आईआर के दृष्टिकोण से या भारत पड़ोसी देशों के संबंध में, तो आपको पता होना चाहिए। इसको भी हम लोग मैप में एक बार अवश्य देख लेंगे, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा एक चीज और याद रखिएगा, जैसे कि पाकिस्तान के संबंध में है कि इमरान खान की पार्टी ने जो है सीनेट चुनाव को टालने की याचिका की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, जो जैसे भारत में आपका जो संसद होता है लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है, जो उच्च सदन होता है उसे राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को जो है निचली सदन को लोकसभा कहते हैं। तो वहां के जो ऊपरी सदन होता है, उसे क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में की संसद में जो ऊपरी सदन होता है उसे सीनेट कहा जाता है। इतनी चीज याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यदि हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर देखिए, एयर इंडिया ने जयराज शनमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन का प्रमुख नियुक्त किया है। बस इतनी चीज आप यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर एक है उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर में प्रसिद्ध गारजिया देवी मंदिर परिसर में आग लग गई। ध्यान रखिए, गारजिया देवी मंदिर कहां पर है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड, यहां पर एक सेकंड, ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और सीएआरए मतलब केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, तो इस प्राधिकरण के बारे में आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने देश में अनियमित लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने वाले इंटरसेक्स बच्चों के हितों की रक्षा करने के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका पर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण या सीएआरए और अन्य से जवाब मांगा। देखिए, प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता मदुरै निवासी गोपी शंकर एम के वकील की दलीलों पर गौर किया कि ऐसे इंटरसेक्स व्यक्तियों को निर्धारित आयु होने पर मतदाता के रूप में मान्यता भी नहीं दी जाती है। पीठ ने कहा कि नोटिस जारी करें और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से जनहित याचिका की सुनवाई में उनकी सहायता करने को कहा है। अब आगे चलते हैं, खेल वाले पृष्ठ पर देखें तो खेल वाले पृष्ठ पर आप यहां पर ये जो न्यूज है, अमेरिका के शेन बेल्टन ने गत चैंपियन फ्रांसिस टियाको को 3 सेट तक चले कड़े फाइनल में हरा करके अमेरिकी पुरुष क्ले कोर्ट टेनिस चैंपियनशिप को खिताब जीता। ध्यान रखिएगा, अमेरिकी पुरुष क्ले कोर्ट टेनिस चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? अमेरिका के बेन सेल्टन ने, ठीक है, फ्रांसिस टियाको को हरा करके। बस इतना ही आपको यहां पर याद रखना है, ठीक। तो यहां पर बस इतना ही। अब हम लोग मैपिंग वाले सेक्शन चलते हैं और विभिन्न जो देशों के बारे में चर्चा की उनको मैप में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मालदीव के बारे में बात कर लेते हैं। मालदीव जो है आपका हिंद महासागर में, यदि आप भारत के मैप को देखें, भारत और जो श्रीलंका का मैप है, इसके नीचे आप देखेंगे तो यहां पर आपका समुद्र में हिंद महासागर में फैला हुआ एक कई सारे द्वीपों का एक देश है मालदीव, जिसकी राजधानी माले है। और आप देखेंगे थोड़ा सा यहां पर, तो इसका यहां पर आपका कह सकते हैं लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में एक कह सकते हैं चैनल है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में है। और वहीं एक 9 डिग्री चैनल है, वो आपका
सॉरी, लक्षद्वीप के कवरत्ती कवरत्ती जो द्वीप है और मिनिकॉय के मध्य में है। तो यहां पर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है जो आपका वो है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की ही एक नाव जो है वो पलट गई थी, जिसमें कई सारे यात्री 90 से अधिक यात्री मारे गए। तो मोजाम्बिक जो है आपका कह सकते हैं, सॉरी, ये अफ्रीका महाद्वीप का जो है एक देश है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और ध्यान रखिएगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अर्थात मकर रेखा, वो आपका मोजाम्बिक से गुजरती है। मोजाम्बिक की जो तटीय सीमा है वो आपका हिंद महासागर से लगती है, हिंद महासागर से। और यहां देखिए मेडागास्कर है और इसके बीच में हिंद महासागर है। यही पे एक चैनल है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल जो है वो मेडागास्कर और मोजाम्बिक को अलग करता है, अलग करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसकी सीमा यदि आप देखें तो इसकी सीमा तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और यहां पे देखेंगे तो इस्टोनिया, इस्वाटिनिया इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इतनी चीजें इसके बारे में याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है म्यांमार। म्यांमार के बारे में बात करें, क्योंकि यहां 2021 से फरवरी 2021 से क्या है, गृह युद्ध चल रहा है। तो म्यांमार की सीमा की बात करें, इसकी सीमा किससे किससे लगी है, तो इसकी सीमा आप देखेंगे तो भारत से लगी हुई है, भारत से, बांग्लादेश से, चाइना, लाओस, थाईलैंड से लगी हुई है। ठीक है, और जो आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो म्यांमार से होकर गुजरती है। भारत बांग्लादेश और म्यांमार से होकर गुजरती है। यदि प्रश्न किया जाए कि म्यांमार की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है पूर्वोत्तर के, तो इसकी सीमा देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनसे लगती है। ठीक है, तो इतनी चीजें इसके बारे में याद रखिएगा। और यहां पे आप देखेंगे अंडमान सी है और इधर आपका बे ऑफ बंगाल है। आगे चलते हैं। म्यांमार हो गया। ठीक है, तो मैपिंग वाले सेक्शन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।